एमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी अब मुस्लिम वोटों को लेकर आमने सामने है। जंग अब हैदराबाद बनाम कोलकाता की हो चुकी है। पहले ममता बनर्जी ने असदुद्दीन अवैसी से होशियार रहने की बात कही तो अवैसी ने पूछा कि बंगाल में मुसलमानों की हालत आखिर इतनी खराब क्यों है। अवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर दीदी की आंखों में हैदराबाद वाले इतने खटकने लगे हैं तो दीदी पहले यह बताएं कि बीजेपी बंगाल में 18 सीटें जीतने में आखिर कैसे कामयाब हो गई। आज इसी अहम इश्यू पर हम प्राइम डिबेट में तफसील से बात करेंगे। कुछ बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी अपनी सियासत बदलती नजर आ रही है। उनका दावा है कि बीजेपी को कमजोर करने के लिए वो अपनी सोच को बदल रही है। उन्होंने पहली बार अपने पार्टी के इजलास में अक़लियतों पर हो रहे जुल्म का तज़किरा किया और इसके मुतालिक अपने अरकान से लोगों में बेदारी लाने की दरख्वास्त की। ममता बनर्जी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी का नाम लिए बगैर उन पर तंज किया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के बाज लीडर इंतहा पसंदी को फरोग़ देते हैं जिनका ठिकाना हैदराबाद है। जैसे हिंदुओं में कट्टर लोग हैं वैसे ही मुसलमानों में भी है। बीजेपी को यही लोग जीत दिलवाते हैं और इनका ठिकाना हैदराबाद है। तो उधर एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में एमआईएम की बढ़ती ताकत से खौफजदा होकर इस तरह के बयान दे रही है। बंगाल के इलेक्शन नहीं लड़े, पार्लियामेंट में 18 सीट बीजेपी जीत गई। किसने जिताया उनको? हमने जिताया, जबकि बंगाल का 100% मुस्लिम वोट उनको मिला। भाई मालदा की सीट पर कौन जीता? पूरी दुनिया को मालूम मालदा में मुस्लिम परसेंटेज क्या है। मेरी वजह से हार गया आप मालदा। आप अपनी गुरूर, अपनी कमजोरियों की वजह से वहां पर बीजेपी को आपकी गलतियों से फायदा हो रहा है, मेरी वजह से नहीं। और आप इस तरह का स्टेटमेंट देकर बंगाल के गयूर मुसलमानों की तौहीन कर रही हैं जिन्होंने आपका इतना साथ दिया। ममता बनर्जी के हालिया बयान पर सियासी माहिरीन का मानना है कि दीदी हिंदुओं के वोट बटोरने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, जिसका असर मगरबी बंगाल में मुकीम तमाम तबकात के वोटरों पर पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल में बीजेपी की बढ़ती मकबूलियत और ताकत से ममता दीदी खौफजदा है या असदुद्दीन अवैसी का सेकुलर वोटों पर बढ़ता असर ममता को परेशान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि जो रुख ममता बनर्जी अब अपना रही हैं, इसके आखिर क्या कुछ माने निकाले जाएं। माहिरीन का कहना तो यही है कि एक तरह से ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अब एक तशवीश में है, एक मायूसी की शिकार हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं मगरबी बंगाल में बीजेपी का कद पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। और अब जब असदुद्दीन अवैसी मगरबी बंगाल से सटे हुए यानी मगरबी बंगाल और बिहार की सरहद पर उन्होंने अपनी एक सीट हासिल की है ज़िमनी इंतखाबात में, ऐसे में कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी को एमआईएम यानी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से भी एक तरह से खतरा लाहक हो गया कि अगर असदुद्दीन अवैसी मगरबी बंगाल का रुख करते हैं तो यहां पर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से असदुद्दीन अवैसी के निशाने पर होगा। शायद यही जो लड़ाई है यही समझ में आती है, इस बयान के पीछे की हकीकत यही समझ में आती है। हालांकि इस पर असदुद्दीन अवैसी ने भी पलटवार किया है। इसको हम और तफसील से समझेंगे इस पूरे मामले को। कुछ बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शेष नारायण सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी जी बीजेपी लीडर हैं। खालिद इबादुल्ला साहब टीएमसी लीडर हैं, कोलकाता से जुड़े हुए हैं। सैयद आबिद साहब जनरल सेक्रेटरी हैं एमआईएम के, मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम रिजवी साहब चेयरमैन हैं शिया वक्फ बोर्ड के, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस डिबेट का हिस्सा होंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले शेष नारायण साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्योंकि लगातार आप मेरे साथ डिबेट में जुड़ते हैं और कई बार आपने कहा कि अब जिस तरह की सियासत हम मुल्क में देख रहे हैं इसमें
कब कौन सा रुख यहां की सियासत ले ले, इस पर बहुत हैरान नहीं होना चाहिए। अब ममता बनर्जी का जिस तरह का बयान असदुद्दीन अवैसी को लेकर आया, आखिर इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं, इस सियासत को क्या कुछ समझा जाए और कहा जाए? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, उनका ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन जो पार्टी है उनकी, वो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कोशिश की, बिहार में तो बाकायदा 36 सीटें लड़ने वाले थे, 6 ही सीटें लड़े, और आपने देखा अभी महाराष्ट्र के इंतखाबात में उन्होंने बाकायदा जो बीजेपी के ख़िलाफ़ पार्टियां थीं उनको कम से कम 10-15 सीटें हरवाईं। तो उनकी सियासी हैसियत जीत के सरकार बनाने की तो नहीं है, लेकिन यह है कि किसी को भी नुकसान पहुंचाने की हैसियत उनकी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो वो जाहिर है कि ममता बनर्जी उससे घबरा गई हैं, क्योंकि जो भी वोट उनको मिलेगा, जिस तरह की उनकी सियासत है, ख़ासतौर से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से उनके छोटे भाई साहब जिस तरह के बयानात देते हैं, जिस तरह से वो जाहिलाना लोगों को गाली दे देते हैं और कहते हैं 15 मिनट दे दो तो हम हिंदुओं को यहाँ से दफ़ा कर देंगे वगैरह वगैरह, तो उसके बाद कुछ मुसलमानों में जो वो पॉपुलर हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो अब वो सारे के सारे वोट ममता को मिले थे। अभी मुसलमान वहाँ मुस्लिम ओवैसी साहब नहीं थे मैदान में 2019 में, फिर भी 18 सीटों में जीत गई हैं बीजेपी। तो जाहिर है कि अब सीपीएम और कांग्रेस जो है वो तो इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि वो ममता के साथ ही मिल जाएंगे, क्योंकि अब जो महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं सियासी जो नया पोलराइजेशन हो रहा है, तो इसलिए उनको बीजेपी को भी सूट करता है कि अगर वहाँ पे कोई वोट काटेगा ममता का तो उसको फायदा होगा। और जनरल परसेप्शन ये है कि पूरे हिंदुस्तान में सियासी गलियारों में ये है कि ओवैसी साहब जो हैं वो जो रूलिंग पार्टी है उसके अच्छे दोस्त हैं। तो ये सारी चीज़ों में ममता की दहशत जायज़ है, और वो उसमें वो उनको एक्सट्रीमिस्ट कह दे रही हैं। तो वो भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को तो आप एक्सट्रीमिस्ट कह लें, असदुद्दीन ओवैसी तो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट नहीं, वो तो बेहतरीन इंसान हैं, बैरिस्टर हैं और बहुत ही संजीदा किस्म के सियासतदान हैं, तो मेंबर पार्लियामेंट हैं, और उनको आप इस तरह से टेररिस्ट कह देंगी तो मतलब उनको गुस्सा तो आएगा। और उन्होंने पिछले इलेक्शन में मैंने पूछा उनसे कि मियाँ क्या कर रहे हैं, सेकुलरिज्म का क्या होगा, तो उन्होंने कहा था हम सेकुलरिज्म के कुली नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और हर मुस्लिम नेता में आप देख रहे हैं, बाबरी मस्जिद के मामले में भी जो हो रहा है, तमाम मुसलमान कौम की नुमाइंदगी के लिए मतलब हाजिर हो जाते हैं, और उनके गांव में, उनके मोहल्ले में कोई उनका 75 नहीं है। तमाम जो लोग आते हैं उनसे, उनके मोहल्ले वालों से पूछते हैं कि भैया इनको जानते हो? हाँ जानते हैं, घूमता रहता है। तो इस तरह जब छोटे छोटे लोग पूरे कौम की नुमाइंदगी के सपने देख रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी तो हमेशा इलेक्शन जीते हैं। उनके पिताजी सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब इलेक्शन जीते थे हैदराबाद में, तो उनकी हैसियत ही है। बम्बई में भी आपने देख लिया। तो अगर वो कलकत्ते में या बंगाल में, मालदा में, मुर्शिदाबाद में और इन दीगर ज़िलों में अगर वो अपनी सियासी हैसियत बनाना चाहते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन ममता की दहशत इसलिए है कि अगर वो आएंगे तो जो भी वोट कटेंगे उन्हीं के होंगे, तो वो तो मुझे लगता है कि वो उनके सरकार के सपने चूर हो कहीं ना कहीं जो जिस तरह का ममता बनर्जी ने बयान दिया, ये एक डर है ममता बनर्जी के अंदर। नहीं होता 2 और 2, कभी कभी 0 भी होता है, 2 और 2 कभी 22 भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ अखलाक अहमद साहब कांग्रेस से लीडर हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। अखलाक अहमद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं खालिद इबादुल्लाह साहब आपके पास आना चाहूंगा। खालिद इबादुल्लाह साहब, ममता बनर्जी ने जिस तरह का बयान दिया है, वो आमतौर से मुसलमानों को लेकर या माइनॉरिटीज को लेकर इस तरह का बयान देती नहीं है। जिस तरह से उन्होंने असदुद्दीन अवैसी पर निशाना साधा, जिस तरह का बयान दिया, क्या वाकई में यह घबराहट है ममता बनर्जी की जो निकलकर बाहर आ रही है? देखिए अबू हरारा भाई, ऐसा है कि जब ममता बनर्जी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी पे बात करती है कि वो कम्युनल फोर्सेस है, वो धर्म और जात और पात को लड़ाकर राजनीति करती है, उसी तरह से ये मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी ने जिस लिहाज से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों की बातें करते हैं और मुसलमान करके, आपने देखा महाराष्ट्र में जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को फायदा हुआ है।
28 से 30 सीट में डायरेक्टली वो हरवा दिए है, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ये कम्युनल फोर्स को मजबूत करने में लगे हुए हैं। नहीं तो मगरबी बंगाल में कौन सी एमआईएम थी? इंसान अच्छे हैं। 18 सीटें बीजेपी वहां पर जीत के, वहां कौन सी एमआईएम थी? वहां का असदुद्दीन अवैसी थे। देखिए 18 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीती है तो 302 सीटें अगर हिंदुस्तान में जीती है, तो वहां कहां पे ममता बनर्जी थी? इसका भी तो जवाब देना होगा असदुद्दीन ओवैसी साहब को। असदुद्दीन ओवैसी साहब अच्छे बैरिस्टर हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अगर आप मुसलमानों की बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, क्यों आप अगर पॉलिटिकल पार्टी बना रखे हैं तो आपको चाहिए होता है कि आप सारे दलों को लेकर, सारे जात पात के लोगों की बातें करें। आप सिर्फ मुसलमानों की, आप सिर्फ मस्जिदों की, आप सिर्फ दरसगाहों की बातें करने लगते हैं, तो ऐसा मैं समझता हूं ये हिंदुस्तान और भारत में जिस तरह से ममता बनर्जी हर धर्म की बातें करते हैं, ममता बनर्जी ये नहीं कहती सिर्फ कि मुसलमानों की बातें करते हैं। आप बहुत सारी बातें आपने देखा होगा बीच में, जब ममता बनर्जी का यहां पे ऐसा वक्त आ गया था, देखने को मिल रहा था कि दुर्गा पूजा यहां पे मना किया जा रहा है, इस तरह से अफवाहें होने लगी थी। यह भी मालूम होना चाहिए दुर्गा पूजा जब भसान के समय में, मुहर्रम का समय था, तो वही लालू प्रसाद, वही नीतीश कुमार बिहार में एक दिन का वक्फा कर दिया था, अलग अलग उन लोगों को भसान के लिए रोका गया था। तो बिहार के नीतीश कुमार का वक्त और टाइम को देखकर कोई भी मीडिया वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्लाए नहीं, लेकिन ममता बनर्जी अगर सेकुलर बात करती है, ममता बनर्जी हर धर्मों को लेकर जिस तरह से बात करती है, मैं समझता हूं कि कोई गलत नहीं। और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बताएं तो मैं कहा भी आपको कि अगर 18 सीट आप बार बार बोल रहे हैं असदुद्दीन साहब के यहां से बंगाल से जीत गई है, तो 302 सीट अगर पूरे हिंदुस्तान में जीती है, तो वहां तो ममता बनर्जी नहीं थी, वहां तो आप लड़ रहे हैं सब जगह। आप झारखंड में लड़ रहे हैं, आप महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, आप बंगाल में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप हैदराबाद में, तेलंगाना में लड़े। यहां पे नुकसान किसकी हो रही है? नुकसान सेकुलर फोर्स की हो रही है, और फायदा किसकी हो रही है? वो कम्युनल फोर्सों की हो रही है, जिसको आप भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नाम से। मैं इसका जवाब सैयद आबिद साहब से ले लेता हूं। एमआईएम जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद आबिद साहब यही कर रही है। ठीक है, बनर्जी यही ठीक है, खालिद बादुल्ला बात होगी, खालिद बादुल्ला से बात होगी। इकट्ठा करना चाहता हूं। सैयद आबिद साहब, जिस तरह से ममता बनर्जी ने असदुद्दीन अवैसी पर सीधा सीधा हमला किया है, उन्होंने कहा कि हैदराबाद के लोगों से, हैदराबाद की इस पार्टी से होशियार रहने की जरूरत है, का सपोर्ट करना चाहिए। जी देखिए, ममता बनर्जी से मैं कहूंगा मैडम से कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला मामला मत रखिए। हमारे को पूरी सियासी जमात है और हमारा हक है, हिंदुस्तान से हमें इख्तियारात है कि हम हिंदुस्तान से कहीं से भी लड़ सकते हैं, और ये कानूनी अधिकार है हमारी पार्टी के लिए, और जो चाहे जहां से लड़ सकता है। और इसमें अगर ये मैंने कहा ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने के आप जबरदस्ती आप हमें रोकने के लिए और हमें जो भी तोहमतें लगाने के लिए आप लोगों ने कहा है, देखिए हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बंगाल का पूरे हिंदुस्तान में अपना बेस बनाएंगे, और बहुत मजबूती से बनाएगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं वसीम रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, एक दो दिन पहले आपका एक बयान आया था और मीडिया में काफी ज्यादा वो बयान चल रहा था। ममता बनर्जी ने कुछ उसी तरह का बयान एक तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर दिया है। क्या वसीम रिजवी साहब, जिस तरह से लगातार असदुद्दीन अवैसी साहब का कद बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में वो सीट जीत कर आते हैं, बिहार में उन्होंने एक तरह से दस्तक दे दी है, बंगाल में जाने की वो बात कर रहे हैं, तो क्या उनके बढ़ते कदम को लेकर इस तरह के बयानात आ रहे हैं वसीम रिजवी साहब? देखिए, मैं एक मिसाल से अपनी बात शुरू करूंगा। एक कोई अच्छा बड़ा शोरूम जब कहीं खुल जाता है किसी एरिया में, जो फर्जी छोटी छोटी दुकानें जो सामान बेच रही होती हैं, उनमें एक तरह से भगदड़ तो मची जाती है। बड़ी तादाद में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ जब बढ़ने लगा, तो ममता को भी फिक्र है, और वहां पर अब उनको ये लग रहा है कि अब जो कुछ बचा खुचा, क्योंकि ममता ने हमेशा वहां पर जो राजनीति की है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो कट्टरपंथी मानसिकता है उसको बढ़ावा भी दिया है, और वहां से उन्हीं ने फायदा भी उठाया है। और उनको ये लग रहा है कि इस वक्त का जो दौर है, इस दौर में जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का रोल है, वो इतना खतरनाक हिंदुस्तान के लिए बढ़ गया, पैदा हो गया है राम मंदिर इशू के बाद से,
कि जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो जो कट्टरपंथी समाज के लोग हैं वो उनको एक तरह से क्योंकि उनके दिल की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से उनको वो नेता भी मानने लगे हैं। और दूसरी अब हैदराबाद से निकल के पूरे हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने का रुख कर रहे हैं, तो वो उनका अधिकार है, वो कहीं भी जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब यहां पर वो दो दुकानें आपस में लड़ने की, भिड़ने की कोशिश कर रही हैं जो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती हैं। अब देखिए, सीधी सीधी बात है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर बंगाल में दस्तक देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ममता के वोटों का नुकसान होगा। अब ममता को यह फिक्र है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी दुकान लेकर यहां पर आ गए तो जो सीटें हम क्योंकि बहुत से ऐसे वहां पर चुनाव क्षेत्र हैं जहां पर मुसलमानों का एक दबदबा है, और हम ये कह सकते हैं कि बंगाल में जो मुसलमान मौजूद हैं उनका बांग्लादेशी प्रभाव वो ज्यादा बांग्लादेश से अटैच है। मानसिकता उनकी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा कट्टरपंथी है, जिसका फायदा उठाना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो अब देखना इस बात का है कि क्योंकि बंगाल में अभी 18 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल गई हैं, तो इससे साफ जाहिर ये होता है घबराहट तो वहां मची हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर वहां पर दस्तक दे दी है, और अगर के वहां का जो मुसलमान है, जो सेकुलर मुसलमान है, जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला मुसलमान है, तो अगर वो एक इस झगड़े से निकलकर एक ऐसी सियासी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है कि जहां पर सब लोग, वहां पर एक सारी एक जमात मौजूद है, हर धर्म के लोग मौजूद है, तो उनको ये शायद खलेगा ही। जाहिर सी बात है कि उनकी जगह कोई भी होगा तो उनको खलेगा। तो सीधी सी बात है कि मुसलमानों के वोटों के लिए तो हम आजादी के बाद से कोई ना कोई, ठीक है। खालिद इबादुल्ला आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो बात वसीम रिजवी साहब कह रहे हैं, क्या सच्चाई वही है कि मुस्लिम वोट बैंक की पूरी असल में लड़ाई है कि किस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को अपनी अपनी झोली में डाला जाए? देखिए, यहां पे ममता बनर्जी की लड़ाई है सेकुलर फोर्स और कम्युनल फोर्स। यहां पे मुस्लिम हिंदू वाली बातें नहीं हो रही, और ये होना भी नहीं चाहिए। ममता बनर्जी चाहती नहीं है। ममता बनर्जी चाहती है कि आपस में मिलजुल कर रहें और हर धर्म और समुदाय के लोग, हर जात पात के लोग इकट्ठा रहें। इसी को बंगाल कहते हैं, यही बंगाल की कल्चर है। आप ये लोग कुछ तरह इस तरह से कह रहे हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर में इसलिए प्रभावित है, बांग्लादेश से प्रभावित है, ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात कर रहे हैं। मैं उनको कहूंगा, अरे पूरे हिंदुस्तान में जनाब, तो कम से कम पूरे हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बांग्लादेशियों को एंट्री दी गई है, बंगालियों की प्रभाव को समझे, के बॉर्डर से ही बांग्लादेशी आज हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर मौजूद है, जो अपनी पहचान छुपा कर रह रहे हैं। का कल्चर क्या है? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने मुसलमानों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सबके जात को जिस तरह से वो उत्साह करती है, जिस तरह से हौसला देती है, अपने अपने धर्म मनाने वाले, अपने अपने पर्व मनाने वाले, अपने अच्छा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बता दिए जनाब कि ममता बनर्जी अगर इतनी सेकुलर है और ममता बनर्जी से लोग इतना खुश हैं, तो पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें कैसे मिल गई? इसकी क्या वजह थी? आपको ये मालूम शायद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया। सुनिएगा, अब आप सुने, सुने हजरत, आप सुने कि अगर ममता बनर्जी के यहां 18 सीट मिली है तो 22 सीट ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को अभी भी मिला, लेकिन हिंदुस्तान में 302 सीट मिली है, वो किसके जरिए मिला है? वो आप जैसे लोगों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को मिली है। ममता बनर्जी जाकर इंटरफेयर, यही परेशानी है ममता जी की भी, यही परेशानी है कि जिस वोट को बेस बनाकर वो अपने चुनाव में प्रचार करती है, मुसलमानों की हमदर्द बनती है, जो अब वहां पर मुसलमानों के भाई आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ममता बनर्जी को पूरा वोट पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान वोट धीरे धीरे खिसक रहा है इस तरह की पार्टियों से। अगर वहां पर इस तरह की जो लोकल पार्टी ममता बनर्जी को मुसलमान आपके पास आना चाहूंगा, ममता बनर्जी और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी अब आमने सामने है। ऐसे में तो बीजेपी को एक तीर से दो निशाने लगाने का मौका मिल गया है।
देखिए अबू, कितने तीर से कितने निशाने लगाने का फायदा हमें हो रहा है वो एक अलग बात है, वो तो आप डिसाइड कीजिए कैसा क्या है। लेकिन मैं शुरुआत इस चीज से करता हूं कि जैसे कि टीएमसी के अभी मेरे मित्र ने कहा कि जो है हम तो सेक्युलर फोर्स हैं, तो और इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हिंदू हिंदू करके महाराष्ट्र में फायदा उठा लिया, इसी तरह से यहां फायदा उठाने की कोशिश है। मतलब अगर बीजेपी हिंदू हिंदू करे तो कम्युनल, और ममता दीदी अगर मुस्लिम मुस्लिम करें तो वो सेक्युलर। ये कौन सा धर्म है? और दूसरी चीज, एक और बार बार वो कह रहे हैं कि देखिए हमारा एजेंडा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर साथ चलने का है। 4.5 साल तक सिर्फ मुस्लिमों की बात करने के बाद आज टीएमसी ऐसे बात कर रही है, तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं सुकून है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित तो कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ चाहे कोई मुस्लिम हो चाहे कोई हिंदू, सब शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरी चीज, जैसा कि मैं खालिद बादल आ रहा हूं, एक सेकंड सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, जैसा कि मैं आ रहा हूं। देखिए जी, जैसा कि रिजवी साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, जो वो बांग्लादेशी मानसिकता की वो बात कर रहे हैं, वो उस कंसर्न में कह रहे हैं कि आप रोहिंग्यास का समर्थन करते हैं, एनआरसी का विरोध करते हैं। और अब मैं लेता हूं नरेंद्र मोदी जी के उस पहले भाषण को जिसमें उन्होंने कहा था कि इस हिंदुस्तान के मुस्लिम के साथ जो छल हुआ है उस छल में छेद करना है, और वो छेद हो रहा है। और ये जो मुस्लिमों को सिर्फ दिखाने वाली पार्टी, मुस्लिमों का भला करने वाली नहीं, लेकिन मुस्लिमों को सिर्फ दिखाने वाली पार्टी, उनको भय दिखा दिखाकर बीजेपी का जिन्होंने आज तक वोट लिए हैं उनका वोट बैंक अब खिसकता नजर आ रहा है। और आप जो बार बार अभी सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, डेटा और जो आपको यहाँ सुनना होगा, कर रहे हैं, मैं उसका थोड़ा सा डेटा और आपको दे देता हूं कि वेस्ट बंगाल का हाल क्या है। वेस्ट बंगाल में इस समय साक्षरता 10-7% से भी कम है। आप कह रहे हो आप मुस्लिमों के समर्थक हो, अरे क्या किया आपने मुस्लिमों के लिए? बताइए जरा, आज वहां तक क्या किया आपने? माइनॉरिटीज का पहला हक बताने वाले लोग आज ये बताएं कि वेस्ट बंगाल में 80% लोग हैं जिनकी इनकम 5,000 रुपए से कम है। क्या कर रहे थे आप वहां पर? अभी तक क्या किया आपने? वहां के मुस्लिम को और नीचे दबाया, वहीं पर आपने लोगों को और नीचे दबाया। और दूसरी चीज देखिए, और आपने कहा कि नहीं हम तो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलते हैं। अरे भाई, जय श्री राम के नारों से बौखलाने वाले लोग, जो जय श्री राम के नारे को कहते थे कि जो जय श्री राम का नारा लगाएगा वो जेल जाएगा, सरस्वती पूजा को रोकने वाले लोग, रामनवमी को रोकने वाले लोग आज ताजियों को मतलब ये पूरी लड़ाई करने वाले लोग के लिए है। ये तो एक तरह से साफ हो गया कि देखिए, एक तरह से साफ हो गया खालिद बादल साहब, पूरी लड़ाई मुस्लिम वोटों के लिए है कि किस तरह से बिल्कुल वोटों को लुभाया जाए, किस तरह से उन्हें अपने डाले में लाया जाए। मैं अखलाक के बाद आपके पास आ जाऊंगा, क्योंकि खालिद बादुल्लाह बात हो गई, खालिद बादुल्लाह से बात हो गया है, मैं शिवम जी बात हो गई। मैं अखलाक साहब आपके पास आ रहा हूं कि आखिर मुसलमानों पर सियासत कब तक होती रहेगी? कब तक वोट बैंक बने रहेंगे मुसलमान? देखिए, ममता बनर्जी, असदुद्दीन अवैसी आज एक तरह से आमने सामने खड़े हुए हैं सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए। अखलाक साहब जी, देखिए ये तो शर्म आने वाली बात है। अगर देश में कोई पार्टी सेकुलरिज्म की मिसाल है तो वो कांग्रेस पार्टी है, भारतीयता की बात करते हैं। आज ये सारे आप देखिए, वहां पे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का मसला है। अभी शेष नारायण जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत साफ तौर पे उन्होंने बताया। और देखिए, जब भी एमआईएम लड़ती है उससे बीजेपी को फायदा होता है। महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, कहीं जहां पर भी वो लड़े हैं, तो ये तो मुसलमानों की हालात देखिए, बीजेपी के लोग जो बात बता रहे हैं, हिंदुस्तान पर एक ही आइडियोलॉजी है, कोई विचार नहीं है, विचारधारा ही नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मेरी बात करने दीजिए, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं, और सबसे ज्यादा अगर बुरा हाल है तो हिंदुस्तान आप बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। और आप जैसे लोगों से जो है सावधान रहना चाहिए, जो लोग बंटवारे करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। जवाब देना तो मेरा अधिकार है भाई, आपने देखा जनता ने महाराष्ट्र में, जनता ने हरियाणा में 50 मुद्दे की बात को सबसे सर्वोपरि रखा। जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी पूरी तरीके से हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता बेरोजगारी की बात चाहती है, जनता किसानों के मुद्दे की बात चाहती है, जनता अर्थव्यवस्था में बात चाहती है। चाहे टीएमसी हो, एक एक करके बात कीजिए,
वसीम रिजवी साहब, खालिद इबादुल्लाह, ये इसी तरह खालिद इबादुल्लाह, मैं आपकी बारी आएगी तो मैं आऊंगा, देश को बंटवारा कर दिया। और ये साहब जो बीच में बोल रहे हैं, आप इनसे पूछिए इनका क्या वजूद है और किस तरीके के जो है ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। और इनको तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उनको बाहर कर दिया गया, रास्ता दिखा दिया। और दूसरी बात, हमारे देश के अरे भाई साहब सुनिए बात, हमारे देश के गृह मंत्री वो एनआरसी पे बात करते हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि वो एक कास्ट की बात नहीं करते, ये शर्मनाक बात है। तो ये पार्टियां जो है जाति और धर्म के नाम पर जो वोट बैंक बना रही हैं, वो जनता ने साफ दिखा दिया इस चुनाव में कि ये चलने वाला नहीं है। जनता जाग गई है, जनता चाहती है मुद्दों पे बात करना, जनता चाहती है बेरोजगारी पे बात करना, जनता जानना चाहती है पीएमसी घोटाले पर। ये मसला है। पहला जाति कार्ड खेलने वाला कोई सियासी पार्टी है तो वो कांग्रेस। अरे भाई साहब चुप रहिए आप इस तरह की बातें करके बड़गलाना छोड़िए। आप जो देश में बंटवारा कर रहे हैं, बोलवालकर और इनकी थ्योरी पर काम करने वाले लोग, आपसे नहीं चाहिए, आपको फटकार लगाइए सुप्रीम कोर्ट ने, आपको हार गए जबरन पैर उड़ाकर। आपको कौन पूछ रहा है जबरन पैर उड़ाकर आप मुसलमानों की राजनीति करेंगे क्या? आप यही तो सोच है, सोच ने देश को बर्बाद कर दिया। और कहां से अर्थव्यवस्था आज जो है आज तक। मैं शेष नारायण साहब आपके पास आ रहा हूं, वसीम रिजवी साहब, अखलाक मतलब बात हो गई। देश जो है अब आप लोग लड़ेंगे तो डिबेट के बाहर चले, देश जो है ठीक है, बात हो गई। 370 पे मैंने काफी मौका दे दिया शेष नारायण साहब और दो-तीन वर्ड हकीकत मुद्दों पर। ठीक है, अखलाक साहब बात हो गई, अखलाक साहब बात हो गई। शेष नारायण साहब से मैं एक सवाल ले रहा हूं सर, 2-3 वर्ड अब जो बहुत ज्यादा सुने जाते हैं टीवी डिबेट में, खासतौर से सेकुलरिज्म की हम चाहे बात कर लें, सेकुलर की बात कर लें, इसके अलावा आइडियोलॉजी की बात कर लें। शेष नारायण साहब, ये दोनों वर्ड तो मुझे लग रहा है कि अब इनको एक तरह से डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि सियासत में अब इनका कोई वजूद नहीं रह गया है। अब हर पार्टी अपने उसमें एक तरह से सेकुलर है, और अगर यह कहा जाए कि आइडियोलॉजी की बात की जाए तो किसी पार्टी की अब कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई है। उसकी मिसाल हमारे सामने महाराष्ट्र एक उसकी मिसाल है। शेष नारायण साहब जी, शेष नारायण सर प्लीज उसकी मिसाल पीएम सेकुलरिज्म में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई वो है, उसकी मिसाल नीतीश जी के साथ बीजेपी ने बिहार में बनाई वो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, राजनीति की सुन लीजिए जी, शेष नारायण मिसाल बिल्कुल और डिटेल से बताएंगे। विचारधारा नहीं है इनकी। शेष नारायण साहब, सेकुलरिज्म का जो डिबेट है अबू हुरैरा साहब जी, उस पे नए सरे नौ से बहस शुरू हो गई है। देखिए, एक तो पहले एट द आउटसेट मैं अर्ज कर दूंगा आपसे कि बिना सेकुलरिज्म के इस देश की जात का सवाल है। हमारी जो हैसियत है, हमारी जो एज ए नेशन, हमारी जो यूनिटी है, इत्तेहाद है हमारा जो है, वो सेकुलरिज्म की बुनियाद पे है। उससे बाहर जो जाएंगे तो खुदकुशी होगी, उससे बचना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वो गलती कर चुका है और बांग्लादेश में भी जमात इस्लामी वाले आके वही काम कर चुके थे और उसको शेख हसीना साहिबा ने साहब सेकुलर का गला घोटने का काम अगर कोई लगाम लगा दी है। और अब वो हमारा भी सेकुलरिज्म हमारे यहाँ रहेगा। और अब जो पार्टी जिसको कम्युनल ब्रांड किया जाता था, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात बीजेपी भी कर रही है। तो जो भी यहाँ हुकूमत करेगा उसको सेकुलर रहना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं। हाँ, सेकुलरिज्म के जो बारीकियां हैं उस पर बहस सरे नौ से शुरू हो गई है। नेहरूवियन सोशलिज्म जो है, जिसमें कि हिंदू है वो अलग हो रहा है, दांत खाने, अरे कौन है भाई चिल्ला रहा है बीच में, और दिखाने का कुछ। अब ये खामखा के बहस में नहीं करता। अगर मुझसे बात करनी है तो संजीदा तरीके से। खालिद इबादुल्लाह साहब सुन लीजिए, खालिद इबादुल्लाह साहब सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास में आ रहा हूं जी। सर कंटिन्यू कीजिए। नहीं, संजीदगी से बात करने अगर है तो अकेला बैठना होगा, क्योंकि डिबेट करना है तो मैं कह रहा हूं कि जो शिवसेना के साथ कांग्रेस का वहां जाना है, बात करनी है तो उनको बोलिए कि अकेला बैठ के हम लोग से बात करेंगे। चलिए अब हुरैरा साहब आप इनसे बात करिए। ठीक है खालिद इबादुल्लाह साहब, मैं बार बार झगड़ा करने थोड़ी यहाँ आया हूं भाई। सर सुन रहे, किसी को इंटरप्ट नहीं किया उन्होंने। शेष नारायण साहब सर कंटिन्यू कीजिए आप। मैं शिवम आपके पास आ रहा हूं। अरे मियां हम नहीं बर्दाश्त करते, आप हमको समझ क्या रखे हैं। मैं मौका दूंगा। एक संजीदा बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये सुन ही नहीं रहे हैं। जी जी, ये इनका वही बदमाशी की बात कर रहे हैं। इनका दिमाग खराब है।
इनको समझाइए, इनको साइलेंट करिए पहले, तो मैं बात करूंगा, वरना नहीं करूंगा मैं। ठीक है सर, नहीं इंटरप्ट नहीं की बात किए जा रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए। आपकी जबान से निकल जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो पहली बार हो रहा है कि शिवसेना और कांग्रेस साथ साथ जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस को यह बात पता लग चुकी है कि अब आपको एंटनी रिपोर्ट के रोशनी में उनको मालूम है कि आप एक मुस्लिम पार्टी के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर देते हैं कई जगहों पे। तो अब वो जो नेहरूवियन सोशलिज्म है, जिसमें मुसलमानों के साथ हर कीमत पे जुड़ने की बात थी, उसको वो लोग साइड ट्रैक करके गांधीयन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इस देश में कांग्रेस एडॉप्ट करने जा रही है। तो अब ये बहस अभी शुरू हुई है, अभी ये हमको नजर आ रही है, 10 लोग और नजर आ रही है, कल सारे देश को नजर आने लगेगी। तो अब बीजेपी को भी ये देखना पड़ेगा कि एंटी हिंदू कांग्रेस अपने को उस खांचे से बाहर लाके वो काम कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी की मुसीबत ये है कि वो मुसलमानों की अपने को एक्सक्लूसिव ओनरशिप का जो कंसेप्ट है, क्योंकि जहालत है हमारे पूरे मुल्क में, तो आप वोट बैंक का कंसेप्ट जहालत की वजह से आता है। अगर तालीम हो, इल्म हो, आला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप चीन तक जाइए इल्म के लिए, यहाँ मदरसे तक जाने को तैयार नहीं हो, कॉलेज तक नहीं जाने को तैयार हैं। तो इन हुकूमतों में लाजिम है कि वो इल्म की बात करें, लोगों को एजुकेट करें और सेकुलरिज्म की सरिनों से बहस में हिस्सा लें। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस वक्त ये जरूरत तो महसूस की जा रही है कि आखिर सेकुलरिज्म पर एक बहस छिड़ी हुई है। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी डिबेट के इसी इश्यू पर हम जुड़े रहेंगे कि आखिर क्या ओवैसी की वजह से बीजेपी के चक्रव्यूह में एक तरह से ममता बनर्जी फंसती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं ओवैसी का जो बढ़ता कद है उससे भी ममता बनर्जी एक तरह से मगरबी बंगाल में परेशान नजर आ रही। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरन बाद इसी इश्यू पर लौट कर आते हैं। तो मगरबी बंगाल में मुस्लिम वोटों को लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और असदुद्दीन अवैसी के दरमियान एक तरह से ठन गई है। पहले ममता बनर्जी ने असदुद्दीन अवैसी पर हमला किया और उसके बाद अब असदुद्दीन अवैसी ने ममता बनर्जी पर एक तरह से निशाना साधा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरी सियासत मुस्लिम वोट बैंक के लिए है? कहीं ना कहीं मगरबी बंगाल में जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर इन दोनों पार्टियों की एक तरह से निगाह है, जिसे लेकर यह पूरी सियासत हो रही। इसी पर हम बात कर रहे हैं। प्राइम डिबेट में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं खालिद इबादुल्ला ब्रेक के बाद आपके पास ही आना चाहूंगा। खालिद इबादुल्ला, असदुद्दीन अवैसी ने ममता बनर्जी के बयान पर कहा है कि ममता बनर्जी को परेशान होना चाहिए मगरबी बंगाल के मुसलमानों की हालत को लेकर, मगरबी बंगाल में मुसलमानों की तालीम को लेकर, मुसलमानों की सेहत को लेकर, मुसलमानों की बेरोजगारी को लेकर परेशान होना चाहिए ममता बनर्जी को। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो आप सीनियर जर्नलिस्ट शीश जी को लाए हैं, मैं तो लगता है मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। ये पहले खालिद इबादुल्ला साहब, आप उन्होंने कहा, खालिद इबादुल्ला साहब आप शायद शेष नारायण जी को आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। शेष नारायण साहब बहुत रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी है और वो लगातार हिंदुस्तान के सारे चैनल्स का हिस्सा रहते हैं वो, और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इस तरह के कमेंट की जरूरत नहीं है। खालिद इबादुल्ला साहब, मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दे दीजिए। मेरे सवाल से मत भागिए, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। आपके टीवी में बैठे हुए सारे लोग रिस्पेक्टेड है, मैं इसका एहतराम करता हूं और मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ऐसे बातों को करने वालों को मैं कम से कम उसको चिन्ह करना पड़ेगा कि किनकी बातें कर रहे हैं। अब देखिए, आप डिबेट पर नहीं आ रहे हैं खालिद इबादुल्ला साहब, डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आ जाइए। टाइम वैसे बहुत कम है, मैं आ रहा हूं। फिर मैं आज बातें हो रही थी इस डिबेट में कि भारत में बहुत जहालत है, और जब वोट बैंक की बात आती है तो पूरे भारत के बारे में जहालत के बोला गया, और जब वोट बैंक की बात करने होती है तो मुसलमानों को लाखड़ा किया जाता है। तो बंगाल में ममता बनर्जी मुसलमानों का वोट बैंक नहीं बनाती है। मुसलमान अगर यहाँ पे 30% है तो 15%, 18% मुसलमान वोट तृणमूल कांग्रेस को देते हैं, बाकी 15% वोट मैं समझता हूं बढ़ जाता है, कांग्रेस और सीपीएम का भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप देखने को मिल रहा है कि वोट बैंक नहीं बल्कि मुसलमानों को लेकर, हिंदुओं को मिलाकर, सिख ईसाइयों को साथ में रखकर ये ममता बनर्जी राजनीति कर रही है, और करना भी चाहिए। मुझे घबराई हुई है जिस तरह से बीजेपी बढ़ रही है, जिस तरह से बीजेपी का कद बढ़ा है, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का नाम ही आंदोलन है।
अगर ये लोग ममता बनर्जी के बारे में घबराने की बात करते हैं तो ममता बनर्जी के सर से पैर तक अगर आप देखेंगे तो कई स्टिचेस लगे हुए हैं जो कि मार खा के लाठी खा के झोटा को छीट ज्योति बाबू के अमल में उसको सेक्रेटरिएट से खींच के निकाला गया था झोटा पकड़ के, तो वो दिन भी हम लोगों को याद है। तो ममता बनर्जी इस छोटी छोटी बातों से घबराने की बात आप कर रही है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, मैं शिवम आपके पास आना चाहूंगा। आज भी शिवम जिस तरह से बीजेपी वेस्ट बंगाल में बढ़ी है, ममता बनर्जी के सामने तस्वीर वही है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली एक तरह से तस्वीर है। एक तरफ जो वोट बैंक उनका वो खिसक रहा है। अब वो अगर समझ रहे हैं कि अगर असदुद्दीन अवैसी अगर वो वेस्ट बंगाल में आते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक जिस पर ममता बनर्जी सियासत करती हैं उस पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से सेंध लगेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अबू ये कहना चाहता हूं कि मैं बहुत ही आभारी हूं शेष नारायण जी का कि आज वो मंगलवार के दिन तिलक लगाकर नहीं आए, नहीं तो ये टीएमसी वाले उनको भगवा आतंकवादी कह के कहीं जेल में ना भिजवा देते। मतलब इतने वरिष्ठ पत्रकार अगर सच्चाई की बात करें तो ये उनको भगवा और पता नहीं बीजेपी और क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप इस तरह की बातें नहीं करिए। देखिए, सुनने में क्या दिक्कत है, शांति से सुन रहा हूं। उन्होंने खुद ही आप और बैंकर नहीं है यहाँ पे। अब रिजवी साहब ने जो कहा, रिजवी साहब ने अगर ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और ईडी को दिखा सकते हैं, नहीं जबान को नहीं रोक सकते। भारत जनता पार्टी चाहिए ना। और दूसरा पर्सन हिसाब से बात में मुस्लिमों का सबसे ज्यादा हनन अगर किसी ने तो वो कांग्रेस है। आग में घी डालने का काम नहीं करते बीजेपी वाले। भाई को भाई से लड़ाओ। अरे उन्होंने कोई तथ्य कर दिया शेष नारायण जी के, वरिष्ठ पत्रकार है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो बैठे ही इस चक्कर को लेकर बार बार आप दो भाइयों में छोटे भाई और बड़े भाइयों में आग में घी डालने का काम करते हैं। अरे भाई साहब, खालिद इबादुल्लाह मैंने टाइम दे दिया, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं अखलाक साहब आपके पास भी आ रहा हूं। अखलाक साहब आपके पास और डिबेट पर बात कीजिए, डिबेट पर बात कीजिए। गलत बात कर रहे हैं ना, ठीक है, अपने पॉइंट रखिए। आप इस तरह की किसी के बीच में कूद रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको मौका मिलेगा। बोल रहा हूं, लेकिन आपको गलत बात करने नहीं दिया जाएगा। आपको नंबर मिलेगा, आप भी गलत बात करना, लेकिन रुकिए जरा। गलत बात। दूसरा, वसीम साहब को टारगेट करना आपके लिए बिल्कुल आसान है क्योंकि वही तो उन योद्धाओं में से हैं जिन्होंने छल में छेद करने की बात को सार्थक किया है। अरे आज इस पूरे देश में अगर ये बंटवारे की राजनीति चलने वाली नहीं है, तरफ जा रहे हैं तो इस राजनीति से ऊब गया है पूरी तरह। समझ लिया है कि हमें अर्थव्यवस्था पे बात करनी पड़ेगी, किसानों पे बात करनी पड़ेगी, पीएम पे बात करनी पड़ेगी। कोई नहीं चाहता है देश में भारत माता की। अगर आप नरेंद्र मोदी अमित शाह के विरोध बात करते हैं तो वही हो जाते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करते हैं, ठीक है, मैं सबको रोकना चाहूंगा, सबका ऑडियो डाउन कर दिया जाए। मैं सबको रोकना चाहूंगा। इस तरह से डिबेट नहीं होता है। सारे लोग मत चिल्लाइए, एक एक करके जवाब दे दीजिए। अगर किसी को कुछ रिएक्शन देना है, किसी को कोई जवाब देना है तो हाथ उठा दीजिए, मैं आ रहा हूं सबके पास। इस तरह से जो हमारे नाजरीन है, व्यूअर्स है, उनको भी बात समझ में नहीं आएगी। मैं सैयद साहब आपके पास आना चाहूंगा, सैयद आबिद साहब आपके पास आना चाहूंगा। सैयद आबिद साहब, क्या आपको लगता है कि एमआईएम हैदराबाद तक महदूद थी तो उसे इस तरह की परेशानी या इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं था? अब वो महाराष्ट्र और बिहार में भी पहुंच चुकी है तो लगातार जो अपने भी थे या जिन्हें सो कॉल्ड सेकुलर कहा जाता था वो भी अब एक तरह से निशाना साधने लगे असदुद्दीन अवैसी और एमआईएम पार्टी पर। देखिए, पूरे हिंदुस्तान से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कॉल्स आते हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा कि ये पार्टी यहां पर भी लॉन्च करी है, यहां पर भी हम चाहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों की कमी होगी। देखिए, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे मैं कांग्रेस के अखलाक साहब से बोलूंगा या खालिद इबादुल्लाह साहब से बोलूंगा, अगर आपकी पार्टी अच्छा काम कर रही है तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको घबराहट है या ना कहीं आपकी कहीं ना कुछ कमजोरियां हैं। और रहा सवाल, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में आज जो हालात चालू है, जो हुकूमत बनने जा रही है यहां पर, तो एमआईएम को बी टीम कहने वालों से मेरा सवाल है, यहां कौन सी ए टीम, बी टीम, सी टीम मिलके हुकूमत बनाना चाह रही है? कहीं ना कहीं सभी को के इल्म में होगा कि जब एमआईएम को बी टीम कहते हैं
तो हुकूमत बनाने के लिए यहां कौन कौन सी ABC टीम मिलकर बनाना चाह रही है, सबके इल्म में है ये बात। तो कहीं ना कहीं MIM का लोगों ने इस्तकबाल किया है और इंशाल्लाह बंगाल में भी करेगी, पूरे हिंदुस्तान में करेगी। डरने की बात कांग्रेस को रही, वो हमें चाहे कोई भी तोहमतें लगाए, हम हमारा काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह अपना एक मकाम बनाएंगे, लोगों की खिदमत के काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अखलाक साहब मैं 30 सेकंड दे रहा हूं बस, फिर वसीम साहब और शेष नारायण साहब वेट कर रहे हैं। जी। देखिए, इन्होंने कहा बी टीम, मैंने MIM के बारे में कोई बी टीम की बात नहीं की। और दूसरी बात आप साफ तौर से समझ लीजिए, मुझे बताएं आबिद भाई, जब आप लोग महाराष्ट्र में लड़ते हैं तो बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होता है। आप ये देखिए, आप अपने आंकड़े 15 सीटों पे कम से कम नुकसान हुआ है। तो ये जो फायदा पहुंच रहा है बीजेपी को, जब आप क्षेत्रीय पार्टी हैं तो आप मिलकर ऐसी सेक्युलर पार्टियों के साथ क्यों नहीं आते? क्या आपकी हिस्ट्री नहीं बताती है? आप हिस्ट्री में कांग्रेस ने आपको सपोर्ट किया है, तो आप इस तरह की बात, हम तो इतनी बात कहते हैं कि आपके लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। आप लोगों को जी नहीं, मैंने नहीं कहा, आपकी सोच है। जब अगर यादव के लिए सोच अब देख रहे हैं तो समझ लीजिए इसका तो कोई इलाज नहीं है, सोच का कोई इलाज नहीं है अगर आप सोच रहे हैं। और देखिए फायदा पहुंचाती है पूरा, आप खुद सच्चाई से दिल से हाथ रख के कहिए। और कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म की बात करती है, भारतीयता की, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, सब धर्मों का सम्मान है, काम नहीं करूं, मुसलमान सब पे बात होगी, यहाँ कोई पर्टिकुलर किसी धर्म की बात नहीं होगी। आपको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए आपको सर। अरे भाई साहब देखिए, लड्डू के लिए तो आप आ रहे हैं वहां से अपने क्षेत्र में, आप जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, शेष नारायण साहब की राजनीति कर रहे हैं, मैंने टाइम दिया दोनों लोगों को, आप खराब कर रहे हैं। अखलाक साहब बात हो गई, मैं ले लिया। ठीक है, मैं शेष नारायण साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, किसी भी जो सो कॉल्ड सेकुलर जो पार्टियां हमारे मुल्क की हैं, उनकी नजर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर रहती है। और अब बंगाल में जो ये लड़ाई शुरू हुई है, जो ममता बनर्जी जो घबराई हुई है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से पहले से ही बीजेपी के चक्रव्यूह में एक तरह से फंस चुकी हैं। अब वो देख रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, अगर वो भी कहीं खिसक गया तो फिर कहीं की नहीं रहेंगी ममता बनर्जी। हाँ, वो उनका डरना जायज़ है। उनके पास मुसलमान बंगाल में खासी तादाद में हैं और कुछ कंस्टिट्यूंसी तो ऐसी हैं जहाँ की वो तय करते हैं कौन जीतेगा। और उनमें से अगर बड़ी तादाद में वोट ये ले लेते हैं ओवैसी साहब, तो उनका नुकसान तो ममता बनर्जी का सीधा सीधा होगा। क्योंकि देखिए, बंगाल में लड़ाई आज तक जो है CPM के ख़त्म होने के बाद और कांग्रेस से इनका सुलह उलह भी है, तो वो बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी होने जा रहा था। तो उसमें जो मुसलमान है वो उनके साथ था। कुछ 2-4% की बात बीजेपी को शायद मिला हो कहीं, लेकिन सारा मुसलमान के साथ था। और अगर ये मुसलमान ये आ रहे हैं तो ममता बनर्जी को मालूम है, वो तो जाहिर है कि एक बड़ी लंबी लड़ाई रही है। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण को उन्होंने कलकत्ते में घेर लिया था, उनकी कार पे चढ़ गई तो उनको बेइज्जत तक कर दिया था। तो ममता बनर्जी कोई फाइटर हैं, इसमें दो राय नहीं है। और इनके ओवैसी साहब का ट्रेडिशन ये है कि ये हमेशा हुकूमत के साथ रहते हैं। कांग्रेस के साथ भी थे ये, UPA में भी बाकायदा थे, और निजाम हैदराबाद के साथ भी थे ये। तो अब वो हुकूमत के एक मददगार के रूप में उनका परसेप्शन है। 2015 का जो बिहार का इलेक्शन हुआ था, तो जो हर इंडिपेंडेंट आदमी वो उसको देख रहा है, उस तरह से वो करते हैं। और वो बीजेपी का फायदा, अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वहाँ उन्होंने को पहुँचा है। और दूसरा, ममता जी की मुसीबत ये है कि वो अकेली पड़ती जा रही हैं। उनके जो तमाम लीडरान हैं वो बीजेपी में बड़ी तादाद में चले गए, उनकी पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं। और दूसरा, ये जो हजरत यहाँ बैठे हैं, जिस तरह के प्रवक्ता हैं, वो जो इनके जो हमदर्द हैं, उनको भी दुश्मन बनाने की जो फन है इनका लाजवाब है। अब ममता बनर्जी को ये हम मुझे इन्होंने बहरहाल बीजेपी का एजेंट कहा, तो बीजेपी वाले नोटिस करो भाई, तुम तो हमको मुसलमानों का हमदर्द कहते रहते हो। तो ये हजरत बैठे हैं, ये मुसलमान नाम भी इनका है, तो ये अगर हमको बीजेपी का हमदर्द कर रहे हैं, इन पर क्या कर सकते हैं? इन पर दया ही कर सकते हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है ये, देखिए अबू हरारा साहब, इन्होंने फिर गलत बात कही। स्पोक पर्सन नहीं है, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। खालिद भाई, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने नहीं, खालिद भाई असल में वेस्ट से आते हैं और
शेष नारायण साहब नॉर्थ में है, ये एक लंबा गैप हो जाता है। खालिद इबादुल्ला साहब लगातार अब मेरे डिबेट में आते हैं और शेष नारायण साहब भी लगातार डिबेट में आते हैं। आप शायद बहुत अच्छे से वाकिफ नहीं है शेष नारायण साहब से, बहुत ईमानदारी से अपनी और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। कभी उनके सामने कोई टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं होता है, बहुत बेबाकी से वो सवाल रखते हैं। मैं वसीम रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। सर वसीम रिजवी साहब, दो चीजें सियासत में होती हैं, या तो किसी पार्टी का जनाधार बहुत ज्यादा हो, उसकी ताकत हो, या फिर उसके मुखालिफिन एक तरह से उसके बहुत ज्यादा हो, तो यह समझा जाता है कि उसका कद बहुत बड़ा है। और कुछ ऐसा ही असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के साथ भी है कि उनका जनाधार तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उनके सियासी मुखालिफिन बहुत ज्यादा हैं। देखिए मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अपनी जमीन हिंदुस्तान में खो चुकी है। मुसलमान वोट जो उनके साथ में था वो उनकी हरकतों को भांपकर अब उनसे दूर हो चुका है। हिंदू वोट भी अब उनके साथ में नहीं रहा, इसलिए वो कंप्लीटली अपनी जमीन को खो चुके हैं। उनकी बौखलाहट है, वो जाहिर सी बात है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज करते रहते हैं। जिसने इतने साल हुकूमत की हो एकदम से वो बिल्कुल पैदल हो जाए तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत बौखलाहट हो जाती है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक चांद तारे का झंडा लेकर मैंने उनकी मिसाल दी थी अबू बकर बगदादी से, तो हम उसको फिर से रिपीट करते हुए कहते हैं कि अबू बकर बगदादी की तरह वो फौज लेकर आया था, असलहे लेकर आया था, लेकिन ये अपनी जबान लेकर हिंदुस्तान में मुसलमानों को झंझोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये बढ़ गए बंगाल की तरफ। जाहिर सी बात है कि बंगाल में मुसलमानों का खून चूस रही जो वहां की बंगाल की रानी कहा जाए ममता जी को, तो उन्हीं ने मुसलमानों के साथ में वहां कुछ अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो भी अपनी जमीन खो रही है। तो अब अगर वहां भारतीय जनता पार्टी ने जमीन अपनी बना ली है तो जाहिर सी बात है कि उनसे लोग नाराज हुए, तभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़े। तो अब उनको भी ये लगा कि अगर कि ये जो असदुद्दीन ओवैसी उर्फ अबू बकर बगदादी हमारे ऊपर चढ़ाई करने आ रहा है, तो जो मुसलमान है, जो बचा कुचा है उनके पास, वो भी उधर चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जबानी जंग तो शुरू होगी, क्योंकि दोनों आदमी तो असदुद्दीन अवैसी और एमआईएम में मुसलमान एक अपना ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। वसीम रिजवी साहब, महाराष्ट्र में आप देखिए 2 सीटें जीत कर आए, बिहार में 1 सीट जीती है, तो मुसलमान कहीं ना कहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी उसके मुकाबले में एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं एमआईएम को। मुसलमान हिंदुस्तान में क्या सिर्फ 2 सीटें जिताने के लायक है? ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके लीडर जरूर हो सकते हैं जो कि उनकी जैसी ज़हनियत रखते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब कुल मुसलमानों के लीडर नहीं है। वो लोग जो देश में खून खराबे के लिए राजनीति करते हैं, जिनका मकसद यह है कि हम हराम को भी हलाल कह दें, और वो जैसे कि मस्जिद के ऊपर राजनीति कर रहे हैं कि बाबर की वो मिल्कियत जो बाबर ने यहां खून खराबा करके बनाई हो, जिसके लिए हजारों खून खराबे हो चुके हो, उसके बाद उसको वो चाहते हैं कि वहां पर मंदिरों को तोड़कर हम फिर वही मस्जिद कायम करें। ऐसे अगर हेट स्पीचेस देकर हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए बातें कर रहे हैं, कहां से आप तथ्य अगर इस तरह का करना चाहता है हिंदुस्तान के मुसलमानों को खतरे में डालना चाहते हैं। मैं अखलाक से बाहर हूं, मैं इसका सवाल पूछा, ठीक है, अखलाक से बाहर, शर्म आनी चाहिए आपको, हक के साथ खड़े रहिए। कांग्रेस को नहीं सर, आप मुझे मालूम और दीजिए, जो आम मुसलमान है, आम मुसलमान इनके साथ नहीं है, पूरी तरीके से ममता के साथ में ठीक है, एक एक करके बात रखिए। मैं सैयद आबिद साहब, ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, अखलाक साहब मैं आ रहा हूं, मैं सैयद आबिद साहब से इसका जवाब लूंगा। सैयद आबिद साहब, सच्चाई क्या यही है एमआईएम की, असदुद्दीन अवैसी साहब की यही सच्चाई है जो वसीम रिजवी साहब इस वक्त बता रहे हैं? घबराहट तो होगी। नहीं, मैं कांग्रेस की जो इन्होंने कटाक्ष किया, सैयद आबिद साहब से मुझे जवाब लेना है। मैं अखलाक साहब आ रहा हूं, अखलाक साहब थोड़ा सा वेट कर लिए। सैयद आबिद साहब जी, सैयद आबिद साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आवाज गायब हो गई। ठीक है, अखलाक साहब आप कुछ कह रहे थे? कह रहा था अबू भाई, जी, ये
ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बात उनसे करें बीजेपी से, बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं क्या वसीम रिजवी, जो बात कर रहे हैं कि वहां पे यहाँ पे देखिए आप बंटवारे की राजनीति कौन कर रहा है। आज राम मंदिर की कोई बात नहीं करना चाहता, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका सम्मान किया गया है और उस पर ये दोबारा इस तरह की बातें खोलकर यही मुद्दा है। आस्था की राजनीति तो बीजेपी के लिए भी बंद हो गई है। अब जनता जो है जाग गई है, जनता जो है अर्थव्यवस्था में सवाल चाहती है, जनता रोटी कपड़ा मकान की बात करना चाहती है, जनता पीआरसी में बात चाहती है। तो ये जो है ये बैठकर ठेकेदारी न करें यहाँ पे। और आपने बीजेपी का प्रवक्ता है क्या, करीब लिया है आपने बीच में तलवार मारने का काम नहीं करते जैसे आप कर रहे हैं ये बातें। 70 साल में क्या देश के हाल पहुंचा दिए, आज अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, किसान मर रहे हैं, बेरोजगारी, इस पे जनता चाहती है, इस पे नहीं। ये जो धर्मवापसी के मुद्दे, लव जिहाद के मुद्दे, आप उनकी वकालत कर रहे हैं। आप कैसे मुसलमान हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक मुसलमान वो होता है जो सेकुलरिज्म की बात करे, जो अपने हिंदू भाई की बात करे, जो अपने सिख भाई की बात करे, जो अपने सभ्यता की बात करे। आप इस तरह की बातें करके देश में यही सब कर रहे हैं। आपको हक किसने दिया इस तरह की बात करने का? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे वाह 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 भाई वाह, असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी मैं असदुद्दीन ओवैसी नहीं, आप बीजेपी ओवैसी अगर वकालत कर रहे हैं यहाँ पे, आप नहीं देख रहे मुसलमानों हमको मस्जिद नहीं चाहिए, अयोध्या में राम मंदिर पर आप देखिए फर्जी राजनाथ की बात कौन करता है। आज कहाँ गए वो सरदार पटेल के जो है अच्छी बात है सपने, जिन्होंने शिवम आपके पास आना चाहूंगा। उनकी बात हो गई, दोनों लोगों की बात हो गई, मुझे मैं अखलाक से बात हो गई आपकी भी और वसीम रिजवी साहब। शिवम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जवाब दीजिए शिवम, मैं उसके बाद आबिद साहब आ रहा हूं आपके पास। सेकुलरिज्म की बात करिए। ठीक है अखलाक साहब बात होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अबू, देखिए बात बिल्कुल साफ है। आज चाहे इस देश में मुस्लिम किसी भी प्रदेश का हो, आपको कहीं ना कहीं उनको डेवलपमेंट के मुद्दे पर जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस की पोल तो पहले ही खुल चुकी है, टीएमसी की पोल आपने 2019 में देख ली, और आने वाले समय में मुसलमान इस देश का चाहे किसी भी राज्य का हो, वो डेवलपमेंट पे बात करेगा। और उसने कहीं ना कहीं वो साइन लगातार दिखाए हैं। 302 सीटें जो जहां आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, 2019 में बार बार मेरे टीएमसी के मित्र कह रहे थे कि 302 सीटें कैसे आ गई, वहां तो ममता जी नहीं थी। ये 302 सीटें आप ही लोगों के, आप ही जैसी पार्टी के देखिए लोगों विकास के ऊपर की बात करते हैं शर्म आती है कि आज देश चरमराया हुआ है भाई साहब। तेज आवाज में कोई फायदा नहीं है, शोर मचाने का फायदा नहीं है। शोर आप मचा रहे हैं। अरे 302 सीटें, आपको जवाब है, आपको जवाब है उस चीज का कि आप डर कहां है, थकते आए हैं। अमित शाह का साथ ठगने वाली पार्टी को ये क्या रखा है आपने? सबसे ज्यादा ठगने वाली चाहिए आप। ठीक है, मैं खालिद इबादुल्लाह आपके पास आ रहा हूं। अखलाक साहब अब सुन लीजिए, शिवम सुन लीजिए, मैं खालिद इबादुल्लाह आपके पास आ रहा हूं। खालिद इबादुल्लाह साहब, क्योंकि जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी ने हर तरकीब एक तरह से आजमा ली थी, लेकिन 18 सीट फिर भी बीजेपी जीत गई थी। क्या लग रहा है कि इस पूरे सिनेरियो को देखकर, जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त वेस्ट बंगाल में है, मजबूती से बढ़ रही है बीजेपी? कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। ममता बनर्जी ने अपनी जो तरकीबें उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया ममता बनर्जी ने। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी आइडियोलॉजी और अपनी तरीका से काम करने की कोशिश करता है। जहां पे जो अगर कोई नुकसान होता है तो उसको सुधारने के लिए जरूर कोई ना कोई तरकीबें करनी चाहिए और करना भी पड़ता है। तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं। दूसरी बात है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि देश में विकास की बातें हो रही है, 302 सीट मिली। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कहां गया विकास? 2014 से पहले 8 से 10% जीडीपी था, आज घटकर विकास का ये दर पहुंच गया है कि 4% जनता समझाती महाराष्ट्र में। जनता समझाती महाराष्ट्र में, जनता समझाती हरियाणा में, परेशानी तो यही है। यही जुमले कांग्रेस लेकर गई थी, ये जुमले टीएमसी लेकर गई थी, ये जुमले और पार्टियां लेकर गई थी। अरे क्यों फ्लॉप हो गए? अब आपका हिंदू और मस्जिद का मामला तो खत्म हो गया। अब आप क्या क्यों नहीं मिल रही आपको? मुद्दा है और करना चाहिए, क्योंकि आप चिल्लाकर खाली यहाँ पर चिल्लाने से होगा। खालिद इबादुल्लाह साहब बात हो गई। खालिद इबादुल्लाह से बात हो गई। मैं सैयद आबिद आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा कि अभी वेस्ट बंगाल जाने का सिर्फ इरादा जाहिर किया है एमआईएम ने और असदुद्दीन अवैसी ने, और उन पर इस तरह के हमले शुरू हो गए। चैलेंज बहुत सख्त होगा
असदुद्दीन अवैसी और उनकी पार्टी के लिए वेस्ट बंगाल में? जी बिल्कुल। सैयद आबिद साहब, ठीक है, लग रहा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा वक्त भी खत्म हो चुका है। जाहिर सी बात है कि ये हिंदुस्तानी सियासत की नूर है जिसे अवाम इतनी आसानी से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अवाम के पास एक मौका इंतखाबात का होता है, चुनाव का होता है, उनके पास हक रहता है कि वो किस तरह की पार्टी को चुनकर लाना चाहते हैं। और ये नूरक कुश्ती है, ये हमेशा से चलती रही है और ये आगे भी चलती रहेगी। और इस तरह की तस्वीरें आने वाली हिंदुस्तान की सियासत में और भी देखने को मिलेंगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, शेष नारायण साहब, अखलाक अहमद साहब, शिवम त्यागी जी, खालिद इबादुल्ला साहब, सैयद आबिद साहब और वसीम रिजवी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।